हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास अपन उसमें 9.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको अटेंड करेंगे। तो 2 क्वेश्चन तक मैंने बोला था कर देना, अपना तीसरा क्वेश्चन देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो मतलब क्या कह रहा है, प्रूफ करना है कि जो पॉइंट दे रखे हैं ना ए और बी के, वो जिस सेगमेंट पे मिल रहे हैं उन्हें 1:3, मतलब क्या है, प्रूव दैट द ओरिजिन और डिवाइडेड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:2 इंटरनली, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइडेड द लाइन, मतलब इंटरनली पॉइंट के अपने को वो दे रखे हैं पॉइंट, है ना। तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला यही है ना, क्या मतलब साइन चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था कि m1 n2 x1 अपॉन m1 है ना। ये किसका एक्सटर्नल, यानी बाह्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला, है ना। y का भी सेम होगा माइनस लगे, लेकिन देखो ये एक्सटर्नल मतलब बाह्य बिंदु, अंत बिंदु का क्या था, अंत बिंदु यानी इंटरनली का यही था, है ना। x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m2, ठीक है। तो दोनों में क्या चेंजेस, सिर्फ एक साइन का चेंजेस है बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी बता दो कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है, ठीक है। मूल बिंदु दे रखा था, मैंने बताया था मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाई नहीं, क्या होते हैं 0 0। हमेशा ये बात अपने दिमाग में बैठा देनी कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं ना। तो मतलब इंटरनली कितने पे, मतलब इंटरनली जो वो कह रहा है अंत बिंदु, ये 0 ओ बिंदु दे रखा है ना इंटरनली, के 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। तो इंटरनली इसको प्रूव करने पर अपने को, मतलब देखो एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पॉइंट दे रखे हैं 2, ए बी, है ना। ए का कितना दे रखा था 1 - 3, और बी का दे रखा था -3 9, ठीक है। रेशियो कितना दे रखा है 1:3। इसको अपन क्या मान लें, एक्स और वाई, बस, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो फिर से, बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड 1:3 को अंत विभाजित करता है, लेकिन मूल क्या दे रखा, मूल बिंदु दे रखा। इट मीन्स मतलब इसको, इस पूरे क्वेश्चन को इंटरनली फॉर्मूले से सॉल्व करने पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या आने चाहिए, 0 0 आने चाहिए, ठीक है। तो देखो 0 0 कर लोगे, देखो वो कोई इशू नहीं, अपने को एक्सटर्नल निकालना है, ठीक है। लेकिन अपने को क्वेश्चन ने पहले दे रखा है मूल बिंदु, इसलिए अपन को प्रूव कर लेंगे, तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं सीधा इसका जो मेन फॉर्मूला है ना, ठीक है, उसका फॉर्मूला पता ही है अपने को, x = कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो m1 देखो इधर लिख लेना सबसे पहले, है ना, x1 y1 x2 y2 m1, जो चीज़ दे रखी है वो अपने को लिखनी नहीं दे रखा, वो 1 -3 9 और m1 कितना है 3, ठीक है। तो m1 कितना 1 × -3 प्लस m2 कितना है 3 × 1
नहीं, गलत है कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 - 3, m1 1 - 3। ठीक है, अरे यार माइनस है। ठीक है, तो 1 × -3 -3 का -3 अपॉन -2। ठीक है, तो -3 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कितना, माइनस का 6 अपॉन -2। तो ये कितना हो गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 3 टाइम। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आया 3। अब अपन किसका निकालेंगे, y का निकालेंगे, वही फॉर्मूला है ना, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 माइनस m2। तो इसकी जगह y के कोऑर्डिनेट रख देंगे, तो इसको तुम आगे सोल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। देखो कुछ नहीं करना है, y के कोऑर्डिनेट y के रखने कोऑर्डिनेट मतलब क्या रखना है, y2 की जगह रखना है अपने को 9 और y1 की जगह रखना -3, तो उससे सोल्व हो जाए, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो उससे अपने पास क्या आ जाएंगे, x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बस इतना सही करना था। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन है। तो देखो वैल्यूज में रख देता हूँ, m1 कितना है 1 × y2 कितना है 9 माइनस m2 कितना है 3 × y1 कितना है -3 अपॉन 1 - 3, सोल्व कर दो, 9 माइनस माइनस प्लस अपॉन -2 कितना आ जाएगा 18/2 -9। देखो आ रहा है -9 3 में। ठीक है, देखो राइट है -9। ठीक है ना, तो x कितना है अपने पास कोऑर्डिनेट 3 और ये -9। ठीक है, इजी है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है ना एक्सटर्नल और इंटरनल है ना, मतलब अंतर विभाजन यानी अंदर और बाह्य विभाजन यानी बाहर आउटसाइड है, इंटरनली एक्सटर्नल। तो दोनों में यही चेंज है, अंतर विभाजन में फॉर्मूले में प्लस लगता है और बाह्य विभाजन में फॉर्मूले में क्या लगता है, माइनस लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ता हूँ वो अगर आपके हाथ में बुक नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है ना, बुक होनी बहुत ज़रूरी है उसके साथ में आपके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फाइंड द मिड पॉइंट। ओहो, फाइंड द मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट यानी क्या होता है, मध्य बिंदु। तो याद करो मैंने मध्य बिंदु के लिए लिखवाया था फॉर्मूला है ना, क्या लिखवाया था, चेंज थोड़ा। x का क्या था सीधा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y का क्या था y2 प्लस y अपॉन 2। ठीक है, मिड पॉइंट के सीधे से फॉर्मूले हैं ना, वो वाले फॉर्मूले क्या हैं, वो डिवाइड, ये मध्य बिंदु को डिवाइड करने के फॉर्मूले है ना, वो क्या है, बाह्य विभाजन बीच की दूरी निकालने के लिए, मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं दे रखा है ना, इसलिए वो सॉल्व करने के लिए वो पूरे एक्सटर्नल पॉइंट और इंटरनल पॉइंट निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है ना, मतलब उसमें रेशियो भी दे रखा हो, इसमें कुछ रेशियो कुछ नहीं निकाला है ना, जो पॉइंट दे रखे सीधा x2 x1 करना और 2 को 2 से डिवाइडेड करना है। तो देखो ये फॉर्मूले अपन लिखा है थे, तो फॉर्मूले अपने को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। मिड पॉइंट पूछा है तो अपन ये वाले फॉर्मूले अपने को फिलअप करना है, तो ये इसी पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन है पूरा, ये देख लो बहुत ईजी है, सीधा फॉर्मूला अपने को फिट करना है और अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, वहाँ है ना। 2 पॉइंट दे रखे, देखो ये ए और ये क्या क्या दे रखे हैं, 22 016। ठीक है, अब इसमें x1 y1 x2 बस इतने, m1 m2 इसमें कुछ नहीं है ना। ठीक है, फॉर्मूला लगाना सीधा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, बस सीधा फॉर्मूला लगाना। ठीक है, इसमें m1 x2 m1 इंटू m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, अब x1 अपने पास कितना है, x1 लिखो या x2 लिखो जो भी है। ठीक है,
नहीं x ये लिखो x2 प्लस x1, ठीक है। x2 कितना है 0, x1 कितना है 22/2, तो कितना हो जाएगा ये 22/2 इज इक्वल टू 11, ठीक है। y अपॉन 2, y2 कितना है 16, y1 कितना है अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये 36/2, कितना हो जाएगा ये 18, ठीक है। तो x और y के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है ठीक है, इजी है बहुत, सीधे से मिड पॉइंट के फॉर्मूला लगाना, बिल्कुल कोई क्वेश्चन भी नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो इस टाइप से अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को इस टाइप से अटेंड करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, बिंदु 5, 3 और 3 माइनस को मिलान रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। मतलब अपने को इसमें क्या याद करना है और फाइंड करना है, रेशियो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके बेस पे अपन ने देखो, अगर x एक्सिस पूछा है तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, अगर y एक्सिस के पूछा है तो 0 है, ठीक है। मतलब देखो मैंने पहले भी समझाया था, है ना, अगर वो पूछ रहा है x एक्सिस पूछा है तो y एक्सिस के क्या हो जाएंगे 0 होंगे, तभी तो इस एक्सिस के x होंगे, समझ नहीं। अगर y एक्सिस के पूछ रहा है तो y एक्सिस के पूछ रहा है ना, तो x एक्सिस क्या हो जाएंगे 0 और y एक्सिस के कितने हो जाएंगे y, है ना। लेकिन यही फॉर्म चलेंगे ना, x एक्सिस के x 0 और y के 0 y, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि जो कोऑर्डिनेट होता है वो कौन से फॉर्म में चलता है, x y की फॉर्म में चलता है ना। पहले हमेशा पहला जो निर्देशांक होगा वो x का होगा, दूसरा जो निर्देशांक होगा वो हमेशा किसका होगा y का होगा, ठीक है। तो x एक्सिस पूछ रहा है तो अपने सीधा सा माइंड में, ठीक है, देखो ये कोई a b, ठीक है, a b के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 5, 3 और -3, ठीक है। अपने को क्या ज्ञात करना है m1 और m2 ज्ञात करना है, लेकिन x एक्सिस दे रखा है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x 0 हो जाएंगे, ठीक। तो m1 m2 निकालना बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो अपने पहले जो अपना प्रोसेस है x1 y1 x2 y2 m1 m2 और x और y, है ना। x1 कितना देर का है 5, 3 -2, ये क्वेश्चन मार्क, x कितना देर का है x और y 0। तो अपन इसमें क्या करेंगे, y की फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपने पास y के कोऑर्डिनेट हैं क्या है 0 है। अगर x से सॉल्व करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन आगे क्या थोड़ा टफ इक्वेशन बनेगी तो अपन से और हार्ड पड़ेगा, है ना। तो अपन हार्ड को नहीं करते हुए इजी से इजी करेंगे ना। फॉर्मूला किसका लगेगा y का, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या है 0 है ना y की वैल्यू। देखो ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है ना, x 0 क्यों मना, क्योंकि x एक्सिस पर पूछा है ना, x एक्सिस पर पूछा है, इसलिए अपन ने x के उस के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x एक्सिस पर पूछा है तो इसके निर्देशांक हमेशा x 0 होते हैं, और y एक्सिस पर पूछा है तो निर्देशांक क्या होंगे 0 है ना। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखनी है, ठीक है। m1 y 0, m1 कितना है ही नहीं, तो m1 एज इट इज, y2 कितना है -3 प्लस m2 है ही नहीं, y1 कितना है y2 कितना है -2 ये, ठीक है, अपॉन है ही नहीं m1 इंटू, ठीक है। देखो ये -2 है ना, ये -3, ठीक है। तो देखो पहले इसको सॉल्व कर देना, तो कितना जाएगा -2m1 प्लस 3m2 अपॉन m2 अपॉन में 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये देखो ये वाला जो पूरी टर्म है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ मेरी बात। तो अपने को इसको देखना है, इसको देखना मतलब क्या देखेंगे, -2m1 + 3m2, यही होगी, ठीक है, = 0। 0 ध्यान देना है, देखो ये टर्म जो है पूरी 0 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा पूरा टर्म ये, ठीक है, इसलिए ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस टर्म को अपने को देखना है, ठीक है। तो देखो क्या है पूरी टर्म, अपने को सिर्फ रेशियो निकालना है ना, अब और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो अपने पास टर्म बनी -2m1 + 3m2 = 0। तो देखो ये माइनस क्या है, इफ अगर अपन इसको उधर ट्रांसफर कर ले, कैसे, 3m2 = 2m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो रेशियो आ जाएगा, कैसे, देखो कैसे आएगा, अब इसको देखो कैसे करेंगे, m2/m1 = 2/3, मतलब m2/m1 = ये अपने पास है। देखो अगर ये अपोन में है ना, तो ये इसका मतलब यही होता है, रेशियो है ना, मतलब अपन नहीं बोलते 1/2 में 1/4 है ना, तो मतलब वो इसी प्रकार में ये होगा, मतलब इसी इसको मतलब अनुपात है ना, रेशियो के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन पूछा था एक्स एक्सिस पर कितने रेशियो में डिवाइडेड करेगी, तो कितने रेशियो में डिवाइड करेगी ये, 2:3। समझ मेरी बात, 2:3, ठीक है। तो देखो इसका जस्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वो वाई एक्सिस का है ना, तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0y। तो इस 0y को लेकर तो उसमें x का फॉर्मूला लगेगा, है ना, तो उस हिसाब से x के फॉर्मूला लगने के बाद उस जो रेशियो निकालना वो रेशियो अपने पास आ जाएगा, ठीक है। देखो इस जो 7 क्वेश्चन है वो भी इजी है, मैंने इस एग्जाम्पल करवाया था, है ना, उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसमें भी रेशियो पूछ रहा है ना, तो रेशियो को मानना है अपने को, है ना, क्या मानना है, λ1 मानना है, ठीक है। तो किसी एक को लेना है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x और y के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, उसमें दे रखे हैं ना 11 और 15, तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, 8वां भी हो जाएगा, उसमें भी यही चीज़ दे रखी है ना। 8वां क्वेश्चन क्या है, अंत इसमें उसमें बी के निर्देशांक याद करने, मतलब देखो मैं एक बार ऊपर का समझा देता हूँ तो हो जाएगा, है ना। देखो ये सेगमेंट दे रखा ए भी है ना, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स वाई दे रखा है और ये भी दे रखा है। तो ए के क्या कोऑर्डिनेट दे रखे, देखो -2 3 -2 3, रेशियो कितना दे रखा 4 7, और ये P मतलब अपने को क्या ज्ञात करना, B के निर्देशांक, मतलब क्या ज्ञात करना अपने को, x2 तो y2 ज्ञात करना है। तो देखो सारी चीज़ दे रखी, ये एक चीज़ नहीं दे रखी। पहले मैंने बताया था कि 4 चीज़ें होती है, 4 में से 3 दे रखी होगी, एक नहीं दे रखी, तो 3 दे रखी। देखो ये दे रखा, ये दे रखा और ये चीज़ दे रखी, तो अपने को ये निकाली, तो वही फॉर्मूला लगेगा, है ना, x = x2 m1 + x1 m2/m1 + m2। तो जो चीज़ नहीं दे रखी है उसको वैसे रहने देना, बाकी सब में वैल्यू फिलअप करनी है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो मैं एक बार ऊपरली आइडिया बता रहा हूँ, इसके आगे क्वेश्चन में कराऊंगा हालांकि, लेकिन आपको हो जाते तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं होते तो बता दूंगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। Good morning, class 10.
हम हमारा सेकंड चैप्टर ऑन वायलेंस पढ़ रहे थे। लास्ट जो वीडियो था हमने उसमें बात की थी कि क्यों राइटर जो है वो आपको वायलेंस के बारे में बताना चाह रहा है, क्या इम्पोर्टेंस है आपकी सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें जो थी वो राइटर बताना चाह रहे थे। आज हम हमारा लास्ट जो 2 पैराग्राफ्स हैं लेसन के वो कंप्लीट कर लेते हैं। बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एन एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट। राइटर क्या कह रहे हैं? खुल के जियो, आराम से जियो, खुशी खुशी जियो और उस अज्ञानता से दूर रहो। किसी क्या कहते हैं, घृणा में मत पड़ो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी को हेट मत करो। बिना नफरत के आराम से अगर खुशी खुशी अपना जो लाइफ है वो गुजारोगे तो लाइफ जो बहुत ही अच्छी होने वाली है। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, और उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी वो बहुत ही अच्छी, कुछ डिफरेंट हटके होगी। यानी कि आप कहते हैं ना, मन अगर जिस दिन खुश होता है, या आपने को ने देखा होगा जब हम खुश होते हैं पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरता है, उस दिन हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। और जिस दिन हम जल्दी खुशी खुशी सो जाते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी हम हमारे प्रीवियस डे को देखकर खुश होते हैं। तो राइटर यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि सोचो कि अगर पूरा जीवन ही खुशी से निकला हो तो कितनी अच्छी लाइफ हमारी होगी। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी। तो आपकी लाइफ जो होगी वो पूरी जॉय से भरी होगी, उत्सुकता से, खुशी से भरी होगी। आपके अंदर ये इच्छा जागृत होगी कि मैं कुछ मैं जो है वो कुछ नया सीखूं, नया करूं, और नया जो है वो एक सीखने की उमंग अंदर अपने आप से ही आती जाएगी। अब ये लास्ट पैराग्राफ हमारे लेसन का, इसको भी देख लेते। यहाँ पे कुछ डिफरेंट बात जो है वो राइटर कहना चाह रहे हैं। When you woke up this morning, did you look out of the window? इस मॉर्निंग यानी कि आज की सुबह जब तुम उठे थे तो क्या तुमने विंडो के बाहर झांक के देखा था? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against the lovely blue sky. क्या तुम इतना अर्ली मॉर्निंग उठे थे कि जब सूरज निकलने से पहले, सूरज की तेज धूप आने से पहले जब सूरज ने निकलना शुरू किया था तो उसकी जो किरणें आसपास के पहाड़ों पर गिरी तो वो पहाड़ जो था वो सैफ्रॉन दिख रहा था, यानी कि लाइट ऑरेंज कलर का दिख रहा था। तो क्या तुमने उस लवली मॉर्निंग को एंजॉय किया था? एंड एज अ बर्ड बिगन टू सिंग एंड the early morning cuckoo cooked, there was a deep silence all around, a silence, a sense of great beauty and loneliness, and if one is not aware of all that, one might just as well be dead. अब यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं? क्या तुमने सुबह जो बर्ड्स हैं उनकी चिपरिंग को सुना था? चिपर्ड करना यानी कि उनका चहचहाना सुना था क्या? उनके सॉन्ग्स जो थे वो सुने थे क्या? तुमने कुकू को कुक्ड करते हुए सुना था? क्या तुमने वहाँ के फैले हुए साइलेंस को, यानी कि रात का जो गहरा साइलेंस होता है उसको ब्रेक होते हुए सुना था? यानी कि उस खामोशी को जब चिड़ियाओं के संगीत ने गुंजायमान किया होगा, कह सकते हैं चिड़ियाओं ने जब अपना चिपरिंग स्टार्ट किया तो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या आपने उस साइलेंस को ब्रेक होते हुए सुना था? इफ वन इज मोस्ट अवेयर ऑफ ऑल दैट वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड। अगर आप लोगों ने ये सब कुछ मिस किया है, अर्ली मॉर्निंग को, बर्ड्स की चिपरिंग को, उस शेफ्रॉन कलर के माउंटेन्स को, या कह सकते हैं ब्लू स्काई को, उस साइलेंस, उस ब्रेक होते हुए साइलेंस को, ये सब कुछ अगर आपने मिस किया है तो आप ज़रूर एक डेड इंसान हो, एक मरे हुए इंसान हो। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल बी अवेयर, लेकिन कुछ हैं जो इसको एंजॉय करते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट। आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो? जब आपका दिल और दिमाग दोनों ही खुले हों, उनमें किसी तरह का डर ना हो, इसमें किसी तरह का वायलेंस नहीं हो। मतलब वायलेंस से यहाँ पर राइटर क्या इस लाइन से क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि
अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति घृणा है, आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को पीछे धकेलने की बात सोचते रहते, किसी का बुरा सोचते रहते, तो आपको रात को चैन से नींद नहीं आएगी, अच्छी नींद नहीं आएगी। और जब अच्छी नींद नहीं आएगी तो सुबह भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर अच्छी सुबह, अच्छी नींद और अच्छी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है? आपका माइंड का ओपन होना, आपके हार्ट का ओपन होना, जिसमें किसी का डर ना हो और जिसमें किसी के लिए वायलेंस ना हो। There is a joy, there is a extraordinary bliss of which very few people know. ये जो गुरु मंत्र है, ये मंत्र कुछ लोगों को ही इस दुनिया में पता होता है, पता सबको होता है, लेकिन कुछ लोग ही इसको अपनाते हैं। And it is a part of education to bring out that state in the human mind. और ये कहाँ से आता है? अज्ञानता से नहीं आता, ये एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है, एक जो समझदार इंसान होता है, जिसने जो कुछ भी अपने स्कूलिंग से या कॉलेज लाइफ से कुछ भी सीखा होता है, वो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लेता है, मॉरल वैल्यूज़ को समझता है, वही अपने माइंड से जो है एक्टिव हो सकता है और इस चीज़ को, इस लाइफ को एंजॉय करने की कैपेसिटी रखता है। ये हमारा लेसन जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसकी एक्टिविटी स्पेशली 4th और 5th एक्टिविटी जो कंपोजिशन से रिलेटेड होती है, वो आपको करनी ही करनी है। क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक के अंदर से ही मिल जाएंगे। इसमें कुछ आंसर्स हो सकता है कि आपको बनाने पड़े, तो अकॉर्डिंग टू टेंस को ध्यान में रखते हुए, प्रॉपर लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए इसके आंसर जो है खुद बनाएंगे। और जितनी भी एक्टिविटी पीछे दे रखी है उसमें से मोस्ट ऑफ जो करने जैसी है वो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ प्रेजेंट होंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा गया और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने क्या माना था? क्रिया विशेषण। तो उसी क्रिया विशेषण से संबंधित हम क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण को किसके अंतर्गत रखा गया है, इसके बारे में हमने चर्चा कर रखी थी। और क्रिया विशेषण की आवश्यकता और महत्व के बारे में देखा था। तो हमने देखा था कि एक पहला था हमारा कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। उसमें लिया था कि चालाक, बालक, तेज बोलते हैं। उन दोनों शब्दों में हमने देखा कि चालाक जो विशेषण था किसका? बालक का। और तेज बोलते हैं, बोलना क्रिया का क्रिया विशेषण क्या था? क्रिया बोलना है, उसका क्रिया विशेषण था तेज शब्द। अब इन दोनों शब्दों के आगे हमने बहुत शब्द जोड़ दिए, जिसके कारण बहुत चालाक, बालक, जिसके कारण जो चालाक जो था विशेषण था और उसका क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। उसी प्रकार जो तेज शब्द था, तेज बोलते हैं, उसका क्या? बहुत तेज बोलते हैं। तो बहुत जो शब्द था क्रिया का है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का हमने क्या देखा था? क्रिया विशेषण ही होगा। तो उसी प्रकार दूसरा क्रिया की स्वीकृति देखा, क्रिया की निषिद्धता को देखा और क्रिया की निश्चितता और निश्चितता, क्रिया के होने का समय, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। और एक उदाहरण लिखा था हमने कि मोहन छत पर खड़ा है। मोहन छत पर खड़ा है। इस वाक्य में हमने देखा कि मोहन यहाँ पर जो छत है, छत किसी न किसी प्रकार का संज्ञा का रूप है, तो ये संज्ञा का रूप बताया। और छत पर हमारा अधिकरण कारक आता है, तो ये छत पर जो हो गया कारक भी है। कौन सा? अधिकरण। अधिकरण कारक हो गया छत पर। और ये जो संज्ञा है वो कौन सी? स्थानवाचक है ना, स्थान बता रहा था, है ना। ये तो संज्ञा है ही, लेकिन स्थान का बोध करा रहा था। और स्थान के बाद जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। जो स्थानवाचक
क्रिया विशेषण होते हैं वे ही अधिकरण कारक होते हैं। हमारा नियम क्या था कि जो क्रिया विशेषण होते हैं वही क्रिया विशेषण अधिकरण कारक, जो अधिकरण कारक हैं वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर अर्थात अविकारी शब्दों के अंतर्गत हमारा यह आएगा। तो इस प्रकार, तो आगे हम बढ़ें तो अब तो हमने समझ लिया कि क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्या क्या है। एक क्रिया विशेषण दूसरी की आवश्यकता, एक क्रिया की दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता के लिए, स्वीकृति के लिए, निश्चितता के लिए, निश्चितता के लिए, इन सब के बारे में देखा था। तो आगे बढ़े हम। तो क्रिया विशेषण के प्रकार, सभी नोट्स आपको लिखवा दिए जाएंगे, फिर भी समझें। क्रिया विशेषण के प्रकार। देखो क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। अब इसमें इनके कार्य देखें और लिखें हम। देखें, पहला है हमारा कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। ये जो 4 प्रकार के, अब इनके कार्यों को हम देखें। कार्य देखें तो कौन कौन से कार्य थे हमने देखा था क्रिया विशेषण की आवश्यकता में। स्वीकृति, निषेधता, निश्चितता, अनिश्चितता, स्थान दिशा, समय, तरीका, मात्रा। समय, तरीका और अंत में यहाँ मात्रा। तो इनके अगर हम देखें तो कालवाचक के अंतर्गत किसको, इसके कार्य में आप देखें कौन कौन से किसके अंतर्गत। अब कालवाचक में देखें तो हमारे समय का बोध हो गया। स्थानवाचक में बोले तो हम स्थान और दिशा का बोध हो गया। परिमाणवाचक में बोले तो तरीका आ गया, परिमाणवाचक में मात्रा आ गया। ठीक है, इसके बाद रीतिवाचक में आ गया तरीका। इन चारों का अब हमारे सामने और भी कार्य बचते हैं। एक तो स्वीकृति बचा, निषेधता, निश्चितता और अनिश्चितता। इन चारों को किसके अंतर्गत रखा जाएगा, ये मूल बात है। एक कालवाचक के हमने समय रख लिया, स्थानवाचक में स्थान और दिशा को रख दिया, परिमाणवाचक में मात्रा का ज्ञान होता है और रीतिवाचक में किसी तरीके का ज्ञान होता है। तो इनके अंतर्गत क्रिया विशेषण के स्वीकृति किसके अंतर्गत है, निषेधता, निश्चितता और अनिश्चितता। तो ये जो चारों हैं, है ना, 1, 2, 3 और 4, ये चारों भी किसके अंतर्गत आएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्वीकृति भी रीति है, निषेधता भी रीतिवाचक में, और निश्चितता और अनिश्चितता, इन सबको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो जो कार्य मैंने महत्व बताए थे आपको, आवश्यकता और महत्व, उसमें जो भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण की आवश्यकता जो कार्य थे वो सब किस किस के अंतर्गत हमने बंटवारा कर दिया। कालवाचक के अंतर्गत समय और समय का, स्थानवाचक में दिशा और स्थान का, रीतिवाचक में तरीके का, परिमाणवाचक में मात्रा का। इन सब का हमने
विभाजन कर दिया, तो अब जो स्वीकृति बचा निषेधता और निश्चितता और अनिश्चितता, ये जो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण के जो कार्य हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अपन मूल बिंदु पर चलते हैं। क्रिया विशेषण के हमने देख लिया था 4 प्रकार होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब इनको विशेष तौर पर हम देखते हैं, इनकी परिभाषा क्या होगी, किसके अंतर्गत किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसके इनकी पहचान क्या है, इनके बारे में हम देखें। तो मूल बिंदु पर चलें तो यहाँ क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या है? हमने देख लिया था कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। उसी प्रकार क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब क्रिया विशेषण को अविकारी शब्दों के अंतर्गत रखा जाता है। हमने देखा विकारी शब्द और अविकारी शब्द में डिवाइडेशन किया, विभाजन किया और बताया कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया विशेषण जो है वह अविकारी शब्दों के अंतर्गत रखा गया। अब क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों के अंतर्गत रखा जाता है ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये जो हैं उनके आधार पर लिंग में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर क्रिया विशेषण या अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल के और कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय का अर्थ यही होता है अधन व्यय, संधि विच्छेद करते हैं, अ उपसर्ग लगा है व्यय शब्द में, अधन व्यय से अ का अर्थ नहीं और निषेधता का बोध कराता है, और व्यय जो खर्च नहीं हो अर्थात जिनके रूप में परिवर्तन नहीं हो, वही शब्द अविकारी शब्द में आएंगे। अब देखिए अविकारी अव्यय शब्दों में क्रिया विशेषण आते हैं, समुच्चय बोधक आते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं, संबंध बोधक आते हैं। तो इनके आधार पर अब क्रिया विशेषण मूल क्या है, उनके कितने पार्ट हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। क्या है क्रिया विशेषण, कौन कौन से इसके अंतर्गत पार्ट आते हैं, इसके बाद कौन कौन से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आवाज। सुप्रभातम विद्यार्थियों, कल हमने प्रथम पाठ सुर भारती का पढ़ा था। आज इसका एक बार और हिंदी भावार्थ और संस्कृत भावार्थ थोड़ा का अभ्यास करेंगे, ठीक है। कल हमने पढ़ा था प्रथम पाठ जय सुर भारती। सुर भारती, सुर का मतलब होता है शब्द, भारती का मतलब बताया था ना सरस्वती, सुर की देवी माँ सरस्वती। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। भगवती का मतलब देवी, सुर भारती का मतलब सुर की देवी माँ सरस्वती। हे देवी, हे सरस्वती, आपकी जय हो, आपके चरणों को हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। नाद ब्रह्ममय, शब्दों रूपी ब्रह्ममय, शब्दों को प्रकट करने वाली, हे माँ सरस्वती, शब्दों को प्रकट करने वाली आपकी शरण में हम सब जाते हैं। इसका पूरा भावार्थ देख लो एक बार और कि हे माँ भगवती, सुर की देवी, वीणा वादिनी, आपके चरणों को हम प्रणाम करते हैं। शब्दों रूपी ब्रह्ममयी, वागीश्वरी, वाग्धन ईश्वरी, शब्दों की ईश्वरी, आपके शरण में हम सब जाते हैं। पहला प्रसंग ये हो गया, तो इसका हिंदी भावार्थ में अपन प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत स्पंदना के प्रथम पाठ जय सुर भारती से लिया गया है। इस पाठ में कवि हरिराम आचार्य सरस्वती की वंदना करते हुए वर्णन कर रहे हैं। फिर इसका हिंदी भावार्थ बनाएंगे। संस्कृत भावार्थ देख लो कि हे देवी भगवती ते सदैव विजय भवतु। हे शब्दस्य अधिष्ठात्री सरस्वती, वयं तव पादयो प्रणाम कुर्मः। हे शब्दयुक्ते जयतु, हे वाचाम ईश्वरी, तव शरणम गच्छाम। हम आपकी शरण में। तो प्रथम पद्य ये हुआ, फिर अब दूसरा देखेंगे। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा। हे माँ सरस्वती, देवताओं और मुनियों द्वारा वंदित चरणों वाली
तुम सभी की शरणदात्री हो और तीनों त्रिभुवन धन्या, तीनों भवनों में श्रेष्ठ हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। नवरस मधुरा कविता मुखर, 9 रसों से युक्त और कविता से मुखरित हो। 9 रस आपको पता है, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विभत्स, यूँ करके 9 रस हैं। तो 9 रसों से युक्त और कविता से आप मुखरित हो। स्मित रुचि रुचिराभरणा, स्मित का मतलब हंसी, आपकी ऐसी मंद हंसी रूपी आपने ऐसा आभूषण धारण किया हुआ है कि आप मानो एक बहुत बड़ा गहना पहना हो। ऐसी मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण को धारण करने वाली हे माँ सरस्वती आपकी जय हो। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद का मतलब होता है चमेली, तुहिन का मतलब होता है बर्फ, शशि का मतलब होता है चंद्रमा और धवल का मतलब होता है श्वेत। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, चमेली, बर्फ, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे माँ सरस्वती हमारे मन रूपी हंस पर आप सवार हो, मन रूपी हंस पर आप विराजमान होवें। हर जड़ता कुरु बौद्धि विकासम, जड़ता का मतलब होता है अज्ञानता, बुराइयाँ, अज्ञानता। हर जड़ता कुरु बौद्धि विकासम सित पंकज तनु विमले, अज्ञानता का हरण करने वाली और बुद्धि का विकास करने वाली हे माँ सरस्वती। श्वेत, सित पंकज का मतलब होता है श्वेत कमल, पुंडरिक, सित पंकज तनु विमले, श्वेत कमल के समान शुद्ध और बहुत ही पवित्र हो। आपकी हमेशा जय हो हे सरस्वती, आपकी जय हो। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, अनेक प्रकार की कलाओं से युक्त, ज्ञान की क्रांति से भी युक्त, अनेक प्रकार की कलाओं से युक्त, ज्ञान की क्रांति से युक्त वीणा पुस्तक को धारण करने वाली हे माँ सरस्वती आपकी जय हो। मतिरास तन्नो तव पद कमले, तव का मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, मति का मतलब होता है बुद्धि। मतिराज तन्नो तव पद कमले ऐ कुंठा विषहारिणी, कुंठा का मतलब भी होता है अज्ञानता, विष का मतलब भी अज्ञानता, जहर, बुराइयाँ। तो कवि हरिराम आचार्य सरस्वती की अनेक प्रकार की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ सरस्वती आप अनेक प्रकार की निम्न निम्न कलाओं से युक्त और ज्ञान की क्रांति से युक्त हो। वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हे सरस्वती आपकी जय हो। मतिराज तन्नो तव पद कमले ऐ कुंठा विषहारिणी, कुंठा का हरण करने वाली, अज्ञानता का नाश करने वाली, विष का हरण करने वाली माँ सरस्वती हमारी बुद्धि हमेशा आपके चरण कमलों में स्थिर रहे, हमारी बुद्धि हमेशा आपके चरणों में स्थिर रहे और हमें आप समय पर ज्ञान देती रहे, प्रकाश देती रहे। जय हो हे माँ सरस्वती आपकी सदा जय हो। इसका हिंदी भावार्थ में भी भावार्थ करेंगे, प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत गीत, ये गीत भी हैं और पद्यांश भी है। प्रस्तुत गीत अस्माकं पाठ्यपुस्तक संस्कृत स्पंदनाया प्रथम पाठ जय सुर भारती से लिया गया है। इसके कवि हरिराम, डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं और वसंत बहार राग से निबिद्ध मधुछंदा नामक ग्रंथ से यह पद्य, यह गीत लिया गया है। इस तरह से इसका 4 पद्य हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों पद्यों का हिंदी भावार्थ और इन चारों का संस्कृत भावार्थ में आप नोटबुक में वर्णन करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। प्रीवियस क्लास में अपन ने लेटर इन्वर्जन, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन के प्रकार, नियमित और विस्तृत, इनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। आज अपन थोड़ा इमेज फॉर्मेशन और उससे जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशन देखेंगे ना। प्लेन सरफेस से कैसी डेफिनेशन बनती है, प्लेन मिरर से कैसी डेफिनेशन बनती है, और एक जो मिरर बनते हैं आपके स्फेरिकल मिरर, जिसे आप क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, है ना। तो स्फेरिकल मिरर से क्या होता है, उससे क्या बनता है वो अपन देखेंगे अभी। तो अपन सीधा समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देखने से पहले अपन कुछ डेफिनेशन है उनको देख लेते हैं। जैसे आपको बताई थी एक पार्श्व परावर्तन, वो आपके गोलीय दर्पण से पहले समतल दर्पण के अंदर आने वाली परिभाषा थी। अब अपन सीधा आते हैं गोलीय दर्पण के ऊपर। गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कैसे कहते हैं,
जिनका परावर्तक पृष्ठ, मैं हेडिंग लिख देता हूं आज की, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज अपने को पढ़ना है। एक तो गोलीय दर्पण, जिसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर मतलब क्या होता है? स्फेयर मतलब गोला, है ना, जैसे मैंने गोला बना दिया, ठीक है। अब इस गोले को यहां से यहां तक मैं हटा दूं, निकाल दो एक पार्ट, तो कैसा निकलेगा? ऐसा, ठीक है। और इसी पार्ट को मैं उलट दूं तो कैसा बन जाएगा? ऐसा। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? किसी भी एक गोले का एक 1/4 पार्ट है। कौन? स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर कह रहे क्यों है? क्योंकि स्फेरिकल मिरर, मान लो मैंने ये ऐसा बनाया, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है? स्फेयर है, गोलीय है, गोलानुमा है ना, गोलाकार है, देखो। और परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्टिव सरफेस। जैसे यहां से कोई लाइट आई और टकराई, ऐसे आई, बहुत सारी लाइट आई, यूं निकल गई, कोई यूं निकल गई, 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 तो कई सारी लाइटें वापस रिटर्न हो जाएगी, कई सारी अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। और एक ऐसा होगा जिसके अंदर क्या, लाइट ऐसी आएगी, ठीक है, यूं मुड़ गई, ठीक है। और इसके अंदर जब आएगी लाइट है तो हमेशा क्या होगी? ऐसे आएगी, ठीक है, मिलेगी, कन्वर्स होगी। और इसमें जब आएगी कैसे होगी? डाइवर्स होगी। ये बात ध्यान रखना। जब कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो बाउंसिंग होके कहां जाएगी? डाइवर्जन में जाएगी, मतलब डाइवर्स होगी, कोई लाइट आपस में, बीम आपस में मिलेगी नहीं, वो डाइवर्स हो जाएगी। फिर क्या होगा? एक सेंटर से लाइन निकलेगी, इसको क्या बोलते हैं वो भी बताऊंगा अभी, कौन से पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसमें सब डेफिनेशन निकालेंगे अपन। फिर क्या होगा? एक लाइन यूं मिलेगी ऐसे, तो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ मिलेगी, कहां? उस मिरर के बैक यार्ड में। और इसमें क्या होगा? इसमें जहां से लाइट आ रही है उसी तरफ से वापस मिलेगी। तो ये स्फेरिकल मिरर क्या कहलाएंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, यानी जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस स्फेयर हो। दोज मिरर आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। क्लियर? अब स्फेरिकल मिरर के अंदर अपन कुछ चीजें पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर के अंदर अपन दो तरह के मिरर देखेंगे। एक तो देखेंगे अपन कॉनकेव मिरर, और दूसरा देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके अंदर भी बहुत सारी आएंगी, कॉनकेव कॉन्वेक्सो मिरर, कॉन्वेक्सो कॉनकेव मिरर, अभ्युत्तल अवतोत्तल, ऐसे कई सारे नाम आएंगे इसकी डेफिनेशन में, तो वो भी देखेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन कैसे आती है, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन। पहला देखते हैं अपन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मीन्स हो गया आपके अवतल दर्पण। हिंदी में क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण कौन सा होता है? जो आपका चेहरा देखने वाला कांच है वो आपका अवतल दर्पण है। जो गाड़ी की हेडलाइट है वो अवतल दर्पण है। जो डेंटिस्ट डेंटल पार्ट को, टीथ पार्ट को रिकवरी करने के लिए, उसकी इलाज करने में जो काम में लिया था मिरर है, वो भी आपका कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर को बोलते हैं अवतल दर्पण। अब कॉनकेव मिरर देखने में होता कैसा है? ऐसा। ये आपका कॉनकेव मिरर है। क्योंकि एक्चुअली आप परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर डिप्रेशन की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से भूल जाते हो, एक ऐसा है एक ऐसा है, दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है? तो कोई अवतल दर्पण ऐसा बना देता है, कोई वैसा बना देता है। तो किसी एक को आपको इस तरह से याद या इस तरह से रट लेना है कि दूसरा उसका अपोजिट कर देना है ना, दूसरा उसको उल्टा कर देना है। तो एक को ही पढ़ना है, दूसरे को नहीं पढ़ना। दोनों याद करोगे तो एक ने एक तरह से उधर गड़बड़ जरूर कर लोगे ना। तो चाहे वो आप अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर के बारे में देखें, या कॉन्वेक्स या उत्तल मिरर के बारे में देखें ना, उत्तल दर्पण के बारे में देखें, तो देखना किसी एक को ही है, दोनों को नहीं है। दूसरा उसका डिफरेंस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया ना। तो कॉनकेव मिरर कौन सा हो गया? ये वाला। और इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर इज इनवर्ड। क्या लिखेंगे? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो?
इनवर्ड हो, ठीक है, ये ऐसे आएगी। सारी आके किसी एक बिंदु पर मिल जाएगी। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनवर्ड हो, है ना। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर धसा हुआ हो, है ना। क्या लिखूं इसके अंदर, परावर्तक पृष्ठ अंदर धसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखो इसका परावर्तक पृष्ठ जहां से रेस टकरा रही है वो सारा पार्ट अंदर धसा हुआ है ना। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द mirror whose reflecting surface is inward known as concave mirror, ठीक है। ये इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर। क्या लिखे, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसका उल्टा कर दो, ये ऐसा। जिसका परावर्तक पृष्ठ, जैसे यहाँ लाइनें आएगी, रेज आएगी, बीम आएगी, प्रकाश की किरणें आएगी, वो आके यहाँ टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगी, या तो डाइवर्ज हो जाएगी इस तरह से, या फिर क्या होगी, किसी बैक पार्ट में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, दर्पण से पीछे की तरफ मिलेगी, है ना। और लगेगा कैसे कि इधर से यूं निकल रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इधर से अंदर की तरफ धस रही है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला। तो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, ये लिखा हुआ अंदर धसा हुआ, लेकिन इसका क्या है, बाहर उभरा हुआ, निकला हुआ है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला हुआ हो, उसे अपन उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, यहां लिखना इनवर्ड की जगह आउटवर्ड, नॉन एज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये दो मिरर हो गए। इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, अभ्योत्तल, अवतोत्तल, उत्तल, ठीक है ना। कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्केवेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसके अंदर इस तरह से बटे हुए होंगे। ये लेंस के अंदर आ जाएगा, फिर इसका आधा पार्ट यूं कर देंगे। तो बहुत सारे और डेफिनेशन है, लेकिन मेनली काम है इनका इमेज फॉर्मेशन। आपको क्या सीखना है इसके अंदर, कुछ डेफिनेशन जैसे फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इनकी जो डेफिनेशन होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कुछ डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन आप सीख लेनी है, प्लस इसके द्वारा बनाएगी इमेज, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन ज्यादा किसकी होंगी, कॉन्केव मिरर की, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की 2 ही इमेज फॉर्मेशन है, कॉन्केव मिरर की आपको 6 या 7 इमेज फॉर्मेशन मिलेगी। कैसी होती है देखते हैं अपन। तो पहले ये डेफिनेशन उतार लें, आप इस तरह से देख लें, याद कर लें। अब जैसे ये लिखा मैंने कॉन्वेक्स मिरर, इसको नहीं याद करना है, सिर्फ इसको याद करना है, इसका अपोजिट इसमें कर देंगे तो आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोनों आप याद करोगे तो इसका इसमें डाल दोगे, इसका इसमें डाल दोगे ना, कंफ्यूजन की वजह से आप दोनों को गड़बड़ कर दोगे। तो किसी एक को, है ना, डिफरेंसेस जब भी आते हैं, है ना, डिफरेंस बिटवीन, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप किसी एक को याद करें, उसका अपोजिट दूसरे में डाल दें, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा ना। तो इस तरह से डेफिनेशन को लिख लें आप। फिर अपन बात करते हैं आगे कुछ डेफिनेशन की जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनती हैं, है ना। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, साइन कन्वेंशन। इमेज फॉर्मेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले आप पढ़ते थे साइन कन्वेंशन, है ना, कैसा क्या होता है। क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर आपको साइन कन्वेंशन के द्वारा ही न्यूमेरिकल करना पॉसिबल हो जाएगा, अदरवाइज होगा ही नहीं।
हिंदी में बोलते हैं कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि जब आप किसी मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो जो बीम ऑफ लाइट है, जो प्रकाश की किरण है, किधर से आ रही है, ऑब्जेक्ट किधर खड़ा है, उसकी इमेज किधर बन रही है, ऑब्जेक्ट उस मिरर के सेंटर से यानी ध्रुव बिंदु, एक बिंदु होगा ध्रुव बिंदु, उससे कितनी दूर है, किस तरफ है, लेफ्ट है या राइट है। लेफ्ट में कोई चीज रखेंगे तो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, राइट में कोई चीज जाएगी तो नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, अपवर्ड होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी तो धनात्मक लिखेंगे, या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी तो ऋणात्मक लिखेंगे। लेंस या मिरर से पहले रखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऋणात्मक या धनात्मक। लेंस या मिरर के बाद में होगी तो क्या लिखेंगे, ऋणात्मक धनात्मक। उसी चीज को जानने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन। जैसे मैं दो चित्र बना रहा हूं यहाँ, एक ऐसा बना रहा हूं, एक ऐसा बता रहा हूं, कौन से मिरर है आपको पता चल गया होगा, ये कॉनकेव मिरर और वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया ना। तो ये दो मिरर मैंने बना दिया क्योंकि अभी मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर की परिपाटी पढ़ेंगे, फिर लेंस की परिपाटी आएगी, लेंस की परिपाटी भी देखेंगे। तो ये मिरर बना दिया मैंने, अब मिरर के बीच में से एक लाइन निकाल रहा हूं मैं। अब ये कब क्लियर होगा, जब आप किसी इमेज फॉर्मेशन को पहले से जानते हैं। जानते मतलब उसकी इमेज फॉर्मेशन को आपने सीख रखा है, लेकिन फिर भी ये चिन्ह परिपाटी अपन या साइन कन्वेंशन पहले क्यों बता रहा है, क्योंकि इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर V, U, F ये सारी चीजें आप नहीं जानते हैं, दैट मीन्स आप किसी भी न्यूमेरिकल को जो मिरर और लेंस से रिलेटेड है आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके अगर U, V, F कोई भी चीज जब आंसर के रूप में आ गई, मान लो आपने V निकाला, V मीन्स क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और U क्या है, आपके डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। मान लो ये चीजें मैंने लिख रखी है यहाँ। F क्या चीज है, फोकल लेंथ, ठीक है। V क्या चीज है, इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। U क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट की बात बाद में करेंगे अपन, पहले इन तीन चीजों को लिख लो, पहले क्लियर कर लो। V आपका क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस, U कहलाएगा आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और F कहलाएगा फोकल डिस्टेंस, ठीक है, या फोकल लेंथ। मैंने हमेशा इस तरह से देखा है, मान लो ये कोई चीज मैंने रख दी, ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी वस्तु, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, स्केल हो, किसी भी तरह का मटेरियल, चाहे ग्लास, लोटा, कटोरा, कुछ भी हो ना, जो आप ग्लास के सामने, मिरर के सामने रख रहे हैं ना, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको आपने मिरर के सामने रख दिया। हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द मिरर और लेंस, so it is always नेगेटिव। क्या लिखा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिरर और लेंस के हमेशा पहले रखा जाएगा। इसीलिए पहले मतलब क्या हो गया, हम बोर्ड को लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये आपका राइट पार्ट है, ये आपका लेफ्ट पार्ट है, मतलब ये बायां है, ये दायां है, दाएं को बोलते हैं राइट, ठीक है, और बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा बाएं या लेफ्ट पार्ट में रहेगा। इमेज इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। किस लेंस और किस मिरर से बना रहेगा उसके आधार पर डिफरेंस होगा ना। तो लेकिन ऑब्जेक्ट का कभी डिफरेंस नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस्ड कहां होगी, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, चाहे कोई सा भी मिरर हो चाहे कोई सा भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर और लेंस के पहले ही रखी जाएगी। इट मींस बाएं तरफ ही रखी जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखी जाएगी। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव इन लेंस और मिरर, एनी टाइप ऑफ लेंस, एनी टाइप ऑफ मिरर, किसी भी तरह का मिरर हो, किसी भी तरह का दर्पण हो, किसी भी तरह का लेंस हो। ये ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है इसको लिखते हैं अपन यू से, ठीक है। ये मैंने यू बता दिया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमेशा किससे लिखते हैं, यू से। और ये यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि मिरर और लेंस के इस तरफ जो भी चीजें आएंगी, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे इधर की तरफ हो, ऊपर हो या नीचे हो,
हमेशा नेगेटिव। ये चीज एक दिमाग में बैठा लो, चाहे कोई सा भी मिरर हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, ठीक है। अगर मिरर और लेंस के इस तरफ कोई चीज बन रही है, चाहे वो प्रतिबिंब हो, चाहे आपकी वस्तु हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर इस तरफ है तो हमेशा नेगेटिव, इस तरफ आए हमेशा पॉजिटिव, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये ध्यान रखना है ना। तो U आपका नेगेटिव हो गया। अब कॉन्केव मिरर है तो V हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें V इधर बनेगा तब वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब कौन सी कंडीशन है, आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब वो कंडीशन आएगी। तो V इसमें नेगेटिव हो गया, कॉन्वेक्स पढ़ेंगे तब उसमें पॉजिटिव आ जाएगा। और F कहाँ आएगा, इधर अगर लाइनें बन रही है तो F इधर आता है, तो F भी क्या हो गया, नेगेटिव। इट मीन्स U, V and F all are negative in a concave mirror, but in a single condition V is a positive, which are object placed between the F and pole। वो आएगी कंडीशन तब पढ़ेंगे। तो आपने ये कॉन्केव मिरर की देख ली, इसमें एक ऐसी आएगी जिसमें पॉजिटिव बनेगा V, F नहीं V पॉजिटिव बनेगा, वो कंडीशन भी देखेंगे, ठीक है। तो जब भी अपनी अगली क्लास होती है तब अपन इस साइन कन्वेंशन को फिर से एक बार देखेंगे और सारे लेंस और सारे मिरर की साइन कन्वेंशन देख लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning students, this is our last class of our lesson 15 and today we are going to talk about skill development. See, why skill development? Skill development की बात क्यों कर रहे हैं? It is a hot talk, कह सकते हैं कि एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बात करनी होगी particularly in a country like India, because it's a developing country। और अभी हमारे यहाँ पर जो resources है उनका यूज़ जो है, इंडस्ट्रीज़ जो है उसका वर्किंग पावर या कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने के लिए वी ऑल नीड स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट है क्या? स्किल डेवलपमेंट इज़ लाइक डेवलपिंग द स्किल ऑफ वॉट एवर पर्टिकुलर वर्क यू आर डूइंग। आपने किसी नाश्ता वाले के वहाँ पे देखा होगा कि कोई लड़का प्याज काट रहा है। अब उसकी जो स्पीड होती है प्याज काटने की, इट सीम्स लाइक ही इज़ अ मशीन। वो मशीन के जैसे इधर उधर बात करते हुए प्याज काट लेता है और इतना फास्ट चॉप करता है, ये जो कि हम पॉसिबल नहीं होता है फॉर अस टू डू एट होम। अब ऐसा कैसा हो गया? सेकंड एग्जांपल आपने देखा होगा, पानी पताशा वाला होता है, जो पानी पूरी वाला जो पानी पूरी लगाता है, आप देखेंगे 5-7 लोग होंगे, वो उसको इतना फास्ट देता है और साथ में वो कैलकुलेट भी करता है किसको कितना दिया। All these things happen due to continuous working और continuous practice। किसी भी काम को जब हम बार बार करते हैं, बार बार हमारे व्यवहार में आ जाता है तो हमारी उसके ऊपर महारत हो जाती है, हम उसके में निपुण हो जाते हैं। एंड दैट थिंग इज नोन एज स्किल। यही आपकी स्किल है। हमारे घर के आसपास या हमारे आसपास के हमारे समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो पर्टिकुलरली स्किल बेस्ड वर्क करते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं कि यार ये तो इसके अंदर एक्सपर्ट है। तो ये जो वर्क है इसको हम एजुकेशन के अंदर डाल करके बीइंग स्किल्स बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सो दैट इट कैन बी अगेन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। उससे हमारे को ओरिएंटेशन मिलेगा, रोजगार मिलेगा। आपने कोई शिक्षा पूरी कर ली, लेकिन शिक्षा के साथ में एट द सेम टाइम आपने कोई स्किल्स भी अचीव कर ली है, तो व्हाट विल हैपन कि आपको इजी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्किल डेवलपमेंट। लेबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ all लेबर इज द सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स एज कंपेयर टू ऑल अदर सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर कोई भी चीज़ उतनी मायने नहीं रखती जितना लेबर रखती है, बिकॉज अगर सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो बट लेबर जो है वो स्लो वर्क करेगी तो प्रोडक्शन के ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। इट इज़ जस्ट लाइक स्टॉपिंग द रॉ मटेरियल इन ए प्रोडक्शन। आप कोई रॉ मटेरियल रोक दोगे तो काम रुक जाएगा, बट सारा ही चीज़ें अगर असेंबल हो गई, सारी चीज़ इकट्ठी हो गई है और ऐसे में अगर लेबर अपना बेस्ट नहीं देगी तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स एज कंपेयर टू ऑल अदर सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, व्हेन लेबर इज प्रोवाइडेड कैपेबिलिटी, जब आप उसी लेबर को उसकी क्षमता बढ़ा देते हो एंड स्किल और उसको दक्षता दे देते हो थ्रू एजुकेशन। आप वो कैसे दोगे? देर इज नो इंजेक्शन टू गिव दैट योर स्किल्स विल बी डेवलप। उसको एजुकेशन के माध्यम से देनी पड़ेगी। हेल्थ एंड ट्रेनिंग, उसको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देनी होगी।
देन इट बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। तो वो क्या बन जाती है? ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। दिस इज नोन एज फिनिशिंग इट। फिनिशिंग का मतलब समझे कि एक काम के अंदर कोई निपुण होता है, लेकिन साथ में उसको बहुत सारी एट द सेम टाइम उसको बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है, लाइक हेल्थ केयर, तो इनसे उसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होता है, क्रिएट होता है। ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू स्किल्ड, याद रखना ह्यूमन कैपिटल में वही आते हैं जो स्किल्ड है, केपेबल है, नॉलेजेबल है एंड एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन रिसोर्स। नहीं तो क्या होगा, अगर आपके अंदर इनमें से ये नहीं होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओनली लेबर। क्या कहा जाएगा? लेबर। अब आपने सपोज एक सिविल इंजीनियर आता है, वो मार्किंग करता है कि भाई ये जो ज़मीन है इसके ऊपर आपको यहाँ 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 पिलर्स बनाने हैं, तो आपको खोदना है। लेकिन अगर वो केवल लेबर है तो उसका काम है खोदने का। अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट टेल हिम वेयर टू स्टॉप, वो खोदता ही रहेगा, उसको पता नहीं कितना खोदना है। बट इफ दैट लेबर इज अ ह्यूमन कैपिटल, वो स्किल्ड है, तो सिविल इंजीनियर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ही हैज द एक्सपीरियंस कि कितना पिलर होना चाहिए या कितना मुझे खोदना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी ब्रेड्थ होनी चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आर गेन ओनली बाय एजुकेशन। आप उसको एजुकेशन, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, कभी 9th क्लास से ही इस तरह की स्किल्स के लिए अलग से एक एजुकेशन का प्रोग्राम बना दिया है, सो दैट व्हेन द स्टूडेंट्स कम टू क्लास 12th ही हैज एटलीस्ट डेवलप्ड द स्किल्स of 4 years of whatever course he is learning. It is clear that skill is an important factor to convert human resource into human capital. Productivity of labor, अब देखिए जो लेबर होती है उसके उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, एनहेंसेस ड्यू टू स्किल। अगर आप किसी को दक्षता, निपुण बना देते हो, उसको टेक्निकल नॉलेज देते हो, तो उसका जो काम करने का तरीका, उसका प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा। स्किल रिफर्स टू द क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। स्किल किसको कहते हैं कि आपको उस तरीके का ज्ञान मिलेगा जिससे आपकी परफॉर्मेंस की, आपकी परफॉर्मेंस को बोलेंगे कि प्रदर्शन की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी इन अ एफिशिएंट वे, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से। वर्कफोर्स कैन बी मेड मोर प्रोडक्टिव बाय स्किल डेवलपमेंट। और जो भी लेबर वर्क होता है, जो भी वर्कफोर्स होती है, अभी आजकल हो गया है कि कोई फैक्ट्री होती है, कोई नई फैक्ट्री होती है, वहाँ पर बाहर लिख दिया जाता है कि आपको आवश्यकता है इतने लेबर्स की। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो दे डोंट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन, उनको पहले ट्रेनिंग सेशन में भेजा जाता है, 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं कि भाई इन मशीन्स को आप कैसे डील करोगे। सो दैट इज अगेन डेवलपिंग और क्रिएटिंग कैपेबिलिटी इन देम। क्यों? क्योंकि उससे उनको 1 महीना खराब होगा, बट उस 1 महीने के कारण आगे वाले सालों में प्रोडक्शन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। It is well known fact that level of high productivity increases the opportunities of employment for and quality of workforce. तो जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपका वर्कफोर्स बढ़ेगा, वर्कफोर्स बढ़ेगा, उसको पेमेंट भी हाई मिलेगा। So it can be said that availability of skill is a valuable indicator of benefit, प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ऑफ वर्कफोर्स। अब आपको आपके एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट मिलेगा, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि ह्यूमन कैपिटल है वो भी डेवलप होगी, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। टुडे अराउंड 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन द वर्क एज ग्रुप। अब कितना वर्क एज ग्रुप है ये देखिएगा, 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स। अब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, बट टेक्निकली अगर बात करेंगे, जो कोई भी काम में स्किल्ड होता है उसकी जो पेमेंट होती है वो बढ़ जाती है, अनस्किल्ड होता है उसकी पेमेंट कम होती है। व्हेन पॉपुलेशन इज प्रोडक्टिव, देखिए जब जनसंख्या जो है वो उत्पादक क्षमता की ओर आती है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर नेशन कि सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अदरवाइज इट इज नॉट। थ्रू स्किल डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन इज एनहेंस। जब कोई व्यक्ति स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर क्रिएट करता है तो उसकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, और उससे अबव अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसका जीवन स्तर बढ़ जाता है ना। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि ये भैया तो कॉलेज में पढ़ते थे, फिर उन्होंने कोई टेक्निकली कंप्यूटर साइंस में या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री करी और आज इतनी बड़ी कंपनी में लग गए ना। दैट इज ऑल्सो अ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि उसने टेक्निकल जो एजुकेशन गेन की, दैट इज स्किल डेवलपमेंट, वो स्किल्स उसमें डेवलप हो गए। ही कैन एक्सटेंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। और ऐसे जो स्किल्ड लोग होते हैं वो देश की इकोनॉमी में ज़्यादा विकास या डेवलप करने में सहायक होते हैं।
नोटिसिंग दिस इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल, और इसीलिए इस स्किल की इंपॉर्टेंस को देखते हुए कि भाई अगर किसी व्यक्ति में स्किल्स है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसका भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा. देयर इज एन इमेंस रिक्वायरमेंट टू ले एम्फेसिस अपॉन स्किल डेवलपमेंट इन लेबर इंटेंसिव कंट्री सच एज इंडिया. भारत एक श्रम प्रधान देश है, यहाँ पे सब काम मेहनत से ज़्यादा किया जाता है, और ऐसी अवस्था के अंदर यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च, यहाँ से स्टिक करना आपको, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑन 15 जुलाई 2015. ये इसको अंडरलाइन करना, मेन चीज़ ये 1 लाइन का है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू अचीव द टारगेट ऑफ स्किल्ड इंडिया, निपुण भारत बनाना है, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन वेरियस स्किल्स. अलग अलग क्षेत्र में बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करके विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन उनको टारगेट अचीव करना. Honorable Prime Minister Mr. Narendra Damodar Modi is the head of this mission. टिक कर सकते हैं. After independence, this is the first incident in which Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has been constituted to form employment-oriented youth through skill development. कि ऐसे युवा जो काम करने के इच्छुक है तो केवल वो लेबर काम ना करें, अपने लेबर को भी स्किल में डेवलप कर करके राष्ट्र को विकास करने के लिए इस तरह का प्रोग्रामिंग पहली बार ऐसा आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ है. दिस इज सच एन इनिशिएटिव, एक ऐसी पहल है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की, अंडर विच यूथ आर बीइंग प्रोवाइडेड विद स्किल्स थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम. कि यहाँ पे युवाओं को अलग अलग दक्षता देने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रशिक्षण हो रहे हैं, एंड कैरिकुलम्स और अध्ययन का भाग बनाया जा रहा है. इसको टिक करना है, ये शॉर्ट फॉर्म को टिकना है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY अलोन हैज हेल्प लैक ऑफ पीपल इन मेकिंग देयर लाइफ प्रॉस्परस, और इसके माध्यम से कई सारे लोगों की जीवन जो है वो प्रॉस्परस, समृद्ध बना है. स्किल डेवलपमेंट कैन बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द सेवरल स्टेप्स फॉर पब्लिक वेलफेयर. लोगों का भला, जनता का जो भला करने का जो एक बीड़ा उठाया है उस गवर्नमेंट ने, उसमें से ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वी ऑल नो दैट सक्सेस ऑफ नेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स. और हम जानते हैं किसी भी देश की, किसी भी नेशन की सक्सेस तभी होती है जब उसकी वर्कफोर्स यानी कि उसका जो लेबर है वो एफिशिएंटली काम करे. थ्रू स्किल डेवलपमेंट वर्कफोर्स ऑफ इंडिया विल गेट न्यूमरस बेनिफिट्स, और इसके स्किल डेवलपमेंट से भारत की जो वर्कफोर्स है उसको कई लाभ होंगे और अवसर प्रदान होंगे, एंड अपॉर्चुनिटीज. थ्रू दिस एवरी इंडियन सिटीजन विल बिकम प्रॉस्परस एंड कैपेबल ऑफ लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ. और इसी के माध्यम से प्रत्येक देश का जो नागरिक है वो समृद्ध जीवन जिएगा और एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जिएगा. दिस वॉज अवर लेसन नंबर 15 एंड लास्ट टॉपिक. ओके, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 16. So, if you have any problem regarding this, you can come to school, meet me and discuss the problem. Okay? Thank you.